हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। तो आज इस नए वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं 11th बायो के एक नए चैप्टर का, विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर को हम पढ़े उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लो कि इस चैप्टर में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे सिलेबस के और कौन कौन से टॉपिक से लिंक करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें जब हम फंजाई को पढ़ते हैं, उसके लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, तो वहां माइटोसिस एंड मियोसिस के कॉन्सेप्ट को हम बार बार अप्लाई करते हैं। थर्ड चैप्टर हमारे सिलेबस का विच इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इस चैप्टर के टॉपिक्स जैसे कि सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब एक्सटेंसिवली अप्लाई होते हैं। चाहे मैं आपको एल्गे की लाइफ साइकिल पढ़ाऊं, चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में किसी की भी लाइफ साइकिल पढ़ाऊं, इस चैप्टर के पढ़ाए गए टॉपिक्स उसमें बार बार अप्लाई होंगे। अगर हम 12th तक के बायो की बात करें तो वहां पे पहली यूनिट कंप्लीटली विच इज रिप्रोडक्शन की यूनिट, चाहे मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स में जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है या मैं कहूं मेगास्पोरोजेनेसिस, उन सब में हम माइटोसिस, मियोसिस को अप्लाई करते हैं। या फिर मैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं, जिसमें मैं कहूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कह लो, स्पर्म का फॉर्मेशन, या फिर मैं कह लूं कि oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन, उसमें भी हम इसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार अप्लाई करते हैं। और फिर आता है हमारा महारथी धुरंधर चैप्टर विच इज जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल जेनेटिक्स के चैप्टर को, वो एक चैप्टर नहीं, एक होली पिलग्रिमेज की तरह है, जिसमें जाने से पहले यह मान्यता है कि अगर सेल साइकिल के दरवाजे पर मत्था टेक कर नहीं गए तो उस चैप्टर में बात नहीं बनने वाली। इससे आप ये समझो कि चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th स्टडिंग बच्चे हो, या फिर आपने अभी ड्रॉप ले रखा है, आप किसी भी ईयर में क्यों ना हो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, ये चैप्टर हिट करता है हमारे बिल्कुल बेसिक्स को, हमारे बेसिक नॉलेज को ये चैप्टर देख रहा होता है। तो अब आपको करना क्या है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि इस पूरे वीडियो को एक फ्लो में देखना, बीच में कट करके मत देखना, या फिर ऐसा मत करना कि स्किप करके देखने लग गए, क्योंकि फिर चीजें समझ नहीं आएंगी, बात बनेगी नहीं। और अधूरी जानकारी से अच्छा तो यही है कि फिर आप ना ही देखो। सो मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि पूरे वीडियो को वन गो में देखना। साथ ही मैं ये कहूंगा कि सब्सिक्वेंट जितने भी वीडियोस मैं लाऊंगा, आप उनको सीक्वेंशियल मैनर में देखना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आज का मैं कहूं, अगर आज हमारा इंट्रो का वीडियो है, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सेल साइकिल का, तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, माइटोसिस में गायब हो गए और मियोसिस में वापस आ गए। ऐसी चीजें मत करना, क्योंकि वो एक फ्लो जो होता है वो टूट जाएगा, आपको चीजें तब भी समझ नहीं आएंगी। और अगर आप वीडियो को रेगुलरली देखते हो और आपको ये पसंद आती है, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वीडियो को फटाफट से कर देना एक बड़ा वाला लाइक, और इसको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हम हर किसी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे पाए। और अगर लाइक और शेयर कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ये चैनल भी साथ ही साथ ग्रो हो जाए। और हाँ, नोट्स बनाने बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ऐसा किया कि पूरे वीडियो को देख लूं मैं और बाद में कभी देख लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट जो मैं आपको बता दूं होने वाला है वो यही होगा कि आप बाहुबली के कंक्लूजन को तो देख लोगे, बट फिर लास्ट में आकर बोलोगे कि सर कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। और वैसे कंडीशन में खुद बाहुबली भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करना, जब मैं कहूंगा जो भी बोर्ड पे लिखा होगा उसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट डाउन करना और चीजों को समझते हुए चलना। और जो चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी पार्ट आपको समझ ना आए, या फिर मेरी तरफ से समझाने में थोड़ी सी भी कमी रह जाए, तो आप बिल्कुल उस चीज को कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। और साथ ही किसी भी तरह के अगर आपके सजेशंस हो फ्यूचर वीडियोस को लेके, जैसे मुझे किसी टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो बनाने चाहिए, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को रीड करवाते हुए वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली कंसीडर ऑल ऑफ योर सजेशंस। सो विदाउट फर्दर अडू, फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर के एक ओवरव्यू को, और ये समझते हैं कि एनसीईआरटी ने इस पूरे चैप्टर को कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमें इसको पढ़ना कैसे है। सो ओवरव्यू में अगर मैं आपको कहूं तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन को, जहां पे मैं ये बता रहा होता हूं कि सेल साइकिल है क्या, सेल साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही हम उसके फेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज, इन सभी को स्टडी करेंगे डिटेल में, और उसके क्रक्स को समझेंगे कि इन फेजेस का एक सेल साइकिल के लिए एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक सेल साइकिल में ये फेजेस रोल क्या प्ले करते हैं। सो हमारा पहला लेक्चर जो कि आज का लेक्चर है, इसी पे मेनली सेंट्रिक रहेगा, जिसमें हम सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम इसमें पढ़ेंगे माइटोसिस को, उसके डिटेल्स को जानेंगे, और साथ ही जानेंगे उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। हम माइटोसिस के सारे स्टेजेस जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनको डिटेल में देखेंगे और उनके सिग्निफिकेंस को भी पढ़ेंगे। और आखिरी में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में और उसकी
डिटेल एंड उसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हमारा चैप्टर इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज का हमारा लेक्चर, ये वाला वीडियो, पहला वीडियो इस चैप्टर का, मेनली सेंट्रिक रहेगा सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन पे। सो फटाफट हम देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है और इसके बारे में कुछ बहुत ही बेसिक बातें जो एनसीईआरटी हमें कहना चाहती है, बट कुछ कारणों की वजह से हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम उन्हें समझने में लैक कर जाते हैं, उसको हम फटाफट अभी समझेंगे इस वाले टॉपिक में। तो चैप्टर के शुरुआत में ही एनसीईआरटी हमसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछती है, that are you aware that all organisms start their life from a single cell। इस चीज को हम बचपन से ही कहते हुए आए, हमने इसको बहुत बार देखा है बचपन में कि एक सिंगल सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल डिवीजन के हेल्प से राइज कर सकता है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ग्रोथ and reproduction are the characteristics of cells indeed of all living organisms। इसी चीज को मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेरे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस चीज को हम एक डायग्राम से ऐसे समझा सकते हैं कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, एक सिंगल सेल, उसमें ग्रोथ होगी जिसके वजह से उसका साइज इंक्रीज होगा, जिसको मैंने चैप्टर 1 में कहा था कि उसका बायोमास इंक्रीज होगा, एंड देन उसमें होगी सेल डिवीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो एक पेरेंट सेल इट विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। यहां पे ये सवाल कोई भी नहीं पूछेगा कि इनको हम डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं कहते। यानी कि हमने क्या देखा कि एक सिंगल सेल है, उसमें ग्रोथ होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका साइज इंक्रीज होगा, एंड देन उसमें सेल डिवीजन होगी, वो 2 डॉटर सेल्स को राइज करेगा। और इन डॉटर सेल्स में फिर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डिवीजन के वजह से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि एक सिंगल सेल बहुत ही कम टाइम में मिलियंस ऑफ सेल्स को राइज कर सकता है। देयरफॉर मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, वो सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, हमारे नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो इतनी बातें हमें क्लियर होंगी। अब फटाफट देखते हैं इसके बाद एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाहती है। तो अब अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहना चाहूं कि एक सेल साइकिल में कौन कौन से मेजर स्टेप्स होते हैं, तो मैं आपको यह कहूंगा कि सेल साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ सेल ग्रोथ, यानी कि सेल के साइज में इंक्रीज आना। एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में कहती है कि जब भी मैं सेल ग्रोथ की बात करूंगा वी टॉक इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जो कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में भी बनाकर दिखाया था कि सेल के साइज में इंक्रीज हो रही है, उसको मैं सेल ग्रोथ कह रहा हूं। और चैप्टर 1 में भी हमने ये कहा था कि बायोमास का इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। और साथ ही हमने अभी ये कहा था कि सेल का डिवीजन, ये भी सेल साइकिल के अंडर में आता है कि पहले सेल का साइज इंक्रीज होगा और उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 में बढ़ जाएगा। इसी को मैं सेल साइकिल के अंडर लेता हूं। अब एक ध्यान रखने वाला स्टेप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि डीएनए रेप्लिकेशन भी सेल साइकिल के दौरान होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ द जीनोम। जीनोम हम किसको कहते हैं? किसी भी सेल के एंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को मैं जीनोम कहता हूं। ये चीज हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा जब हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करी थी 10th क्लास में, वहां पे हमने जीनोम वाले टर्म को देखा था। तो जीनोम क्या है? किसी भी सेल के एंटायर जेनेटिक मेकअप को, उसके एंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को मैं जीनोम कहता हूं। और ये चीज मैं जानता हूं कि लिविंग सेल्स में डीएनए उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है, डीएनए को हम हमारा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो आप देखो कि सेल का साइज इंक्रीज होना, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जिसको मैं कह रहा हूं सेल ग्रोथ, उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होना और साथ ही उसका डिवीजन होना, ये तीनों स्टेप्स मिलकर सेल साइकिल बनाते हैं। एक चीज जो आपके ध्यान में आ सकता है, मैं आपको यह कहूंगा कि यहां पे मैं डीएनए के रेप्लिकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं। मैंने यहां पे स्पेशली ऐसा क्यों लिखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना, मतलब इस चीज को मैंने लिखा, मैंने यहां पे उसके ऑर्गेनल्स के डिवाइड होना या फिर बायोमोलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई होना, इन चीजों को यहां पे लिखा नहीं, मैंने सिंपली डीएनए रेप्लिकेशन लिखा। इस चीज को आप ऐसे समझो कि रिप्रोडक्शन की बेसिक नीड क्या है। अगर अब मैं आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की नीड क्या है, तो उसका सिंपल आंसर ये होगा कि वो अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। यानी कि वो अपना इंफॉर्मेशन जो उसके पास स्टोर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास उसके सेल्स में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होता है, जो हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था, उसके डीएनए में उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ये हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ये बात भी पढ़ी थी लास्ट ईयर। तो मैं क्या कहूंगा कि रिप्रोडक्शन की बेसिक नीड ही इसलिए है कि मैं पहला तो अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर पाऊं और दूसरा मैं जो इंफॉर्मेशन मेरे सेल्स में है, जो जेनेटिक मेकअप मैंने अपने अंदर कैरी कर रखा है, जो इंफॉर्मेशन इतने सालों से मेरे अंदर इकट्ठा हुई है, उसको मैं पास ऑन कर पाऊं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। इसी समय ये समझ में आता है कि बेसिक नीड सबसे ज्यादा बाय द वेरी लॉ ऑफ नेचर
किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिवाइड करने का मेन मोटो यही होता है कि पहला तो वो अपना नंबर मेंटेन कर पाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए प्लैनेट से, और दूसरा वो अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन को उसने रख रखा है उसको नेक्स्ट जनरेशन को दे पाए, और वो इंफॉर्मेशन उसके पास डीएनए के फॉर्म में है। इसीलिए डीएनए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी मैं रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स को स्टडी करता हूं या फिर जब भी मैं जेनेटिक्स को स्टडी करता हूं। तो मैंने यहां पे क्या कहा कि मैं उसके डीएनए की कॉपी बनाऊंगा, यानी कि वो जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास था, मैं अगर एक सिंगल सेल हूं तो मैं डिवाइड होने से पहले उस सारे इंफॉर्मेशन की कॉपी बना के उसको दो अलग अलग कॉपी में बांट लूंगा, और उसके बाद जब मैं डिवाइड होऊंगा मैं दोनों सेल्स को उसकी एक एक कॉपी दे दूंगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट मैं ये कहता हूं कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका ये मतलब है कि सेल का ग्रो होना, उसके साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करके चलेंगे। यानी कि मैं कह रहा हूं कि सेल का ग्रोथ होना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि थ्रू आउट द सेल साइकिल एक सेल ग्रो करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टेप नहीं है कि मैं आपको ऐसा कह दूं कि देख लो ये एक स्टेप है सेल के साइकिल में, इसी में सेल ग्रो कर रहा है बाकी में नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। सेल का ग्रोथ थ्रू आउट द सेल साइकिल होता है। तो मैंने कहा कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन अ स्पेसिफिक स्टेज ओनली। डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं है, थ्रू आउट दी सेल साइकिल नहीं होता। एक गिवन स्टेज है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, एक गिवन स्टेज है, सिर्फ उसी स्टेज में डीएनए मल्टीप्लाई होता है, वो खुद को रेप्लिकेट करता है, जिसे मैं कह रहा हूं कि डुप्लीकेशन ऑफ इट्स जीनोम इज अकरिंग। और उसके बाद जब वो सेल डिवीजन वाले स्टेज में एंटर करता है, यानी कि 1 से 2 में जाता है, तो वो अपने उस जीनोम जिसकी उसने अभी अभी कॉपी बना रखी है यहां पे, उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने दोनों डॉटर सेल में। और साथ ही वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसने जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह या फिर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स को उसने मल्टीप्लाई किया होगा प्रीवियस स्टेजेस में, उसको भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों ही डॉटर सेल्स में। एंड लास्टली मैं ये कहता हूं कि ऑल दी स्टेप्स अकरिंग इन अ सेल साइकिल अकर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एज इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। यानी कि जितनी भी बातें मैंने यहां पे कही, ये सारे स्टेप्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहे हैं, सीक्वेंशियल मैनर में हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पहले हो जाए कोई भी बाद में हो जाए। और रीजन क्या है इस कोऑर्डिनेशन का, कि ये सारे स्टेप्स दे आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी कि मेरे अंदर में मेरा जीन जो है डीएनए उसको कंट्रोल कर रहा है इन सभी स्टेप्स को। बट एक चीज, एक एक्स्ट्रा बात जो मैं यहां पे कहूंगा, देयर आर सम स्टेप्स इन सेल साइकिल विच इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो कौन सा स्टेप है अभी आगे मैं बताऊंगा, बट हमें इतना याद रखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट हम इसको ध्यान रखेंगे कि कुछ स्टेप ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर के कंट्रोल में भी होते हैं। सारे स्टेप्स जेनेटिक कंट्रोल के अंडर तो होते ही हैं, बट सर्टेन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी रोल प्ले करता है। इतनी बातें अगर क्लियर हो तो आगे की कहानी फटाफट समझेंगे। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में एनसीईआरटी में सबसे पहले ये कहती है कि जब भी मुझे किसी सेल के साइकिल को स्टडी करना होता है तो मैं कौन सा सेल सिलेक्ट करता हूं। मैं एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, या मैं कहूं मैं एक ह्यूमन का सेल सिलेक्ट करता हूं, और मैं उसमें उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को एक माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करता हूं। इसमें हमने ये पाया कि एक सेल की कंप्लीट लाइफ साइकिल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला वो पार्ट जिसमें मैं ये कहूंगा कि उस सेल में एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है, यानी कि वो सेल इस वाले पार्ट में एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 में बट रहा है, और इस फेज को मैंने नाम दिया एम फेज। वेरएज दूसरा फेज जो कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ पार्ट क्रिएट करता है उस सेल साइकिल का, उसको मैंने नाम दिया इंटरफेज। इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, क्योंकि इस वाले स्टेज में, इस टाइम पीरियड में वो सेल जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं वो एक्टिवली डिवीजन शो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या कर रहा होगा, वो यहां पे तैयारी करेगा ताकि एम फेज में जाते वक्त उसको डिवाइड करना है, उसके लिए उसको जितनी भी तैयारी, जितनी भी प्री रिक्विजिट है पहले से, उन सबको वो कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा अपने इंटरफेज में। और इसीलिए इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, वेरएज एम फेज में वो सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहा होता है। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी हमें कहती है ह्यूमन सेल्स के टिपिकल, अगर आप एक ह्यूमन सेल को चूज करो तो उसकी कंप्लीट एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है 24 आवर्स में। वेरएज अगर आप एक यीस्ट को चूज करो तो उसमें सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है 1.5 आवर्स में, जिसको आप कह लो 90 मिनट्स में उसमें सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यानी कि आपने क्या देखा कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। सेल साइकिल का ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा अगर आप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आओगे, या फिर आप एक ही ऑर्गेनिज्म में उसके अलग अलग सेल को स्टडी करोगे। ह्यूमंस में भी अलग अलग सेल
कि सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइम चाहिए। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ वेरियस फेजेस। इसको बहुत ही ध्यान से समझना। यहां पे मैं ये कहता हूं कि इंटरफेस जो है इट कंस्टिट्यूट्स मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल, वेयरएज लेस देन 5% में एम फेज हो रहा होता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि ये पूरी साइकिल मेरे 24 आवर्स की है, 24 घंटे की है, तो इसमें 95% से भी ज्यादा टाइम में वो सेल इंटरफेज शो करेगा, whereas लेस देन 5% में वो सेल एम फेज में शो करेगा। इन सारे चेंजेस को हमने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया है और उसके बाद हम इन कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं कि ज़्यादातर टाइम में वो सेल इंटरफेज में नज़र आया, whereas बहुत ही कम टाइम वैसा था जब वो सेल एम फेज में नज़र आया। और इंटरफेज में भी हम ये याद करते हैं कि जीवन फेज सबसे लंबा होता है, वो अराउंड 10 आवर्स का होता है। उससे छोटा हमारा एस फेज होता है विच इज़ अराउंड 9 आवर्स। उसके बाद हमारा आता है G2 फेज जो कि लगभग 4 आवर्स का होता है। और मैं फाइनली ये बोलूँगा कि मेरा एम फेज अराउंड 1 आवर का होता है। तो G1 फेज सबसे पहला मेरा इंटरफेज में आता है, जिसके बाद मेरा एस फेज आता है इंटरफेज में, जिसको मैं सिंथेसिस फेज भी कहता हूं। इसके डिटेल्स को भी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद मेरा G2 फेज आता है, ये सारे मेरे इंटरफेज के पार्ट है। एंड लास्ट में आता है मेरा एम फेज, जिसको मैं कहता हूं कि वो लेस देन 5% या फिर अराउंड 1 आवर का होता है। इन टाइम्स को आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि सबसे ज्यादा लंबा G1 फेज होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आप इन फेजेस को अरेंज करो उसके ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, कौन कितने देर तक का होता है, तो आप सबसे पहले लिखोगे G1 फेज, फॉलोड बाय आप लिखोगे एस फेज, फिर उससे छोटा हमारे पास G2 फेज होता है, एंड लास्ट में हमारा सबसे छोटा एम फेज होता है। इस ऑर्डर को याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है। Therefore, मैं कंक्लूड ये करूंगा कि ह्यूमंस में 24 आवर्स का टिपिकली एंड यीस्ट में 1.5 आवर, और ड्यूरेशन चेंज होगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। और ये सारी बातें मैं एक यूकैरियोटिक सेल के लिए कर रहा हूं, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इन फेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में एक सेल सिंपली डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। सिंपल डिवीजन होती है, वो बढ़ जाता है 1 से 2 में। उनमें G1, S, G2 ऐसे चीजें कैरी आउट नहीं हो रही होती है। तो ये सब चीज जो मैं पढ़ रहा हूं, ये सिर्फ मैं यूकैरियोटिक सेल में अप्लाई करूंगा। प्रोकैरियोटिक में इन फेजेस का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई मत करना। इसके बाद हम फटाफट इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं किसी बुक में मेंशन की हुई नहीं है, किसी भी जगह पे किसी भी लाइन में ये चीज लिखी हुई नहीं है, बट ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो हमें एक अलग लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रही होती है। तो इस बात को जो मैं बताऊंगा अब बहुत ही ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। मैं ये कहता हूं कि एक सेल साइकिल में अ सेल साइकिल हैव नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। यानी कि सबसे पहले तो आप ये समझो मैंने किया क्या यहां पे, मैंने ह्यूमन के कुछ सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया है उसके बॉडी से और उसके बाद उसको कल्चर किया है एक्सटर्नल मीडियम में, उसको लैब में किसी पेट्री डिश में कल्चर किया और उसके बाद मैं उसको ग्रो करवा रहा हूं। वो ग्रो होगा और डिवाइड होगा और इन सारी चीजों को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहा हूं। यहां पे मैं एक सिंगल सेल को स्टडी करना शुरू करूंगा, वो ग्रो होगा और डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स और उसके बाद मैं फर्दर उन डॉटर सेल को स्टडी करूंगा, वो अगेन ग्रो होगा और डिवाइड हो जाएगा इनटू फर्दर 2 डॉटर सेल। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहां जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब के सब साइक्लिक चेंजेस है, क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे शुरू हुआ था एक सेल से, मैं घूम कर वापस वहीं पर आ गया, वापस से एक सेल में जो कि अगेन डिवाइड होकर वापस से 2 सेल्स बनाएंगे जिसमें से मैं एक को स्टडी करूंगा। हेंस मैं इसको एक सेल साइकिल का नाम देता हूं। साइकिल क्यों? क्योंकि यहां पे जितनी भी चेंजेस है वो साइक्लिक नेचर में हो रही है। तो अब आप ध्यान से सुनो कि मैं कह रहा हूं कि एक सेल साइकिल हैव नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। और जरा सोच कर देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक साइकिल है तो एक साइकिल का कोई शुरुआती पॉइंट या फिर कोई एंडिंग पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए ना। मैं कहने को कह देता हूं कि सबसे पहला इंटरफेस में G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, बट अगर आप इसको डीप में समझना चाहो तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। मैं नहीं कह सकता कि पहले G1 आता है या पहले S आता है या पहले G2, क्योंकि एक साइकिल है। इसको मैं जिस भी पॉइंट से स्टडी करना चालू करूंगा, उस सेल को मैं माइक्रोस्कोप के अंडर रख के जब भी स्टडी करना चालू करूंगा, वो जिस भी स्टेज में होगा, जिस भी फेज में होगा, मेरे लिए वही सबसे पहले आया। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ाना चालू करूं तो मैं सबसे पहले G1 पढ़ाता हूं, फिर S पढ़ाऊंगा, फिर G2 पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए G1 पहले आया। यही अगर मैं आपको हेडिंग सबसे पहले डाल दूं कि चलो हम S फेज को स्टडी करते हैं, तो आपके लिए S फेज पहले आएगा।
और हमने ये देखा कि किसी भी साइकिल की कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होती। इसको समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि हमने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि पानी इवेपोरेट होके या फिर इवेपोरेशन होगी या ट्रांसपीरेशन होगा और पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा और उसके बाद वहां पर उसकी कंडेंसेशन होगी और वो क्लाउड्स बना रहा होगा एंड देन प्रेसिपिटेशन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच बारिश होगी और वो पानी वापस नीचे हमारे अर्थ में आएगा और ये साइकिल रिपीट होगा। तो यहां पे भी ये एक साइक्लिक चेंजेस यहां पे हो रही थी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस साइकिल में सबसे पहले मेरा कंडेंसेशन आया, या फिर अगर मैं आपको ये कहूं कि सबसे पहले प्रेसिपिटेशन स्टेप होता है, उसके बाद मेरी इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन। तो पॉइंट ये है कि ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं एक साइकिल को स्टडी कर रहा हूं, तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट देख लो या फिर ये एक एंडिंग पॉइंट। मैं जिस भी पॉइंट से स्टडी करना चालू करूं वो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट। मैं अगेन रिपीट करूंगा, ये चीज हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत सही रहेगा आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। बट एक साथ ही एक और चीज मैं स्टेटमेंट यहां पे कहता हूं कि सेल साइकिल ओनली हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि जब भी एक साइक्लिक मैनर में मैं किसी चेंजेस को स्टडी करूंगा तो वहां पे मैंने सबसे पहले कहा कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि शुरुआत में ये स्टेज आया फिर ये फेज, ऐसा नहीं। मैं जहां से भी पढ़ना शुरू करूं मेरे लिए वो सबसे पहला फेज है। बट एक चीज जो मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि किसी भी साइक्लिक चेंजेस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जरूर होगी। ये सेल साइकिल जो मैंने यहां ड्रॉ कर रखा है ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना कि ऐसे। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि एस के बाद जीवन आया, मतलब मैं ऐसी चीजें नहीं कह सकता। इसमें हमेशा एक साइक्लिक चेंजेस होंगे। ये सिमिलरली मैं इसको ऐसे रिलेट करूंगा मेरे वाटर साइकिल वाले एग्जांपल में। मैं वहां पे ये नहीं कह पाऊंगा कि पहले कंडेंसेशन होगा और उसके बाद सीधा इवेपोरेशन हो जाएगा। जी नहीं, पहले कंडेंसेशन होगा उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा एंड देन इवेपोरेशन वहां पे हो रहा होगा। तो मैंने अगेन वहां क्या देखा कि एक साइक्लिक मैनर में चीजें कैरी आउट हो रही है। कंडेंसेशन के बाद इवेपोरेशन नहीं हो सकता। कंडेंसेशन हो गया, बादल बन गए, अब पानी को बरसना पड़ेगा यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद ही इवेपोरेशन कैरी आउट हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि सेल साइकिल में कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बिल्कुल होती है। मैं शुरुआत या एंड नहीं कर सकता, मैं उसको एक डायरेक्शन दे सकता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं, जैसे अगर मैं यहां पे स्टेजेस आपको अगेन बताऊं तो सबसे पहले मेरा जीवन फेज है, मैं यहां कह रहा हूं, एंड देन मैं पढ़ रहा हूं एस फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। तो मैं एक स्टेटमेंट कह सकता हूं कि G1 फेज इज that stage which lies in between the M phase and the S phase। ये ट्रू है। बट यही अगर मैं इसको रिवर्स करूं, मैं अगर आपको कहूं कि G1 phase lies in between S phase एंड M phase, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि S और M के बीच में लाई करता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा M और S के बीच लाई करता है, क्योंकि इसमें एक साइक्लिक मैनर में चीजें कैरी आउट हो रही हैं। पहले M आया, फिर G1, फिर S। इसी तरह से मैं कहूंगा कि G2 फेज इज दैट फेज विच लाइज इन बिटवीन S फेज एंड M फेज। ये ट्रू है, ना कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये M और S के बीच लाई करता है। अगेन वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि यहां पे मैं एक साइक्लिक वे में मूव कर रहा हूं। पहले S आएगा, फिर G2, फिर M, इसलिए मैं कहूंगा S और M के बीच वाला G2 है, ना कि M और S के बीच वाला G2 है। तो अगर ये स्टेटमेंट क्लियर हुई हो तो इसके बाद एक और स्टेटमेंट देखते हैं जो कि अगेन बहुत ही डीप बात है, हमारे बुक्स में गिवन नहीं है, बट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं ये कहता हूं कि इन सेल साइकिल वी नेम वेरियस चेंजेस एज फेज फॉर आवर कन्वीनियंस। इन रियलिटी इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल फेजेस डू नॉट एग्जिस्ट। अब आप सोचोगे सर ने ये कौन सी बात कह दी, ये मतलब कोई बात तो बनी नहीं। बट जरा ध्यान से इस बात को समझो कि मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने उस सेल को कल्चर किया एक्सटर्नल मीडिया में और स्टडी करना चालू किया तो उसमें ढेर सारे चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले वो एक सिंगल सेल था, जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया जिस पॉइंट पे, वो एक सिंगल सेल था। उसके बाद उसमें कुछ कुछ चेंजेस होने चालू हुए। उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपने आप को कॉपी बना रहे हैं। साथ ही उसके अंदर उसके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है उसके साइटोप्लाज्म में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एस फेज में उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उसमें डीएनए उसका जीनोम जो है वो डुप्लीकेट होता है। G2 में भी इसी तरह से कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। M फेज में भी जाहिर सी बात है कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। मैं इसके वेरियस सर्टेन स्टेजेस पढ़ता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है PMAT, से जगह नहीं थी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप बिल्कुल इसको फुल फॉर्म लिखना। P स्टैंड्स फॉर प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज एंड देन T से टेलोफेज, और उसके बाद आता है मेरा साइटोकाइनेसिस का फेज। इन सब के डिटेल्स हम आगे स्टडी करेंगे, बट अभी आप इस बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे सेल साइकिल के दौरान, अगर मैं कहूं ये 24 आवर्स की सेल साइकिल है, तो इसमें पूरे टाइम कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैंने एज अ साइंटिस्ट किया क्या है,
मैंने उन सर्टेन चेंजेस को एक फेज का नाम दे दिया। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट से मैंने उस साइकिल को स्टडी करना शुरू किया था जब एक सिंगल सेल था, आप ऐसे लेकर चलना, तो मैं इसको टाइम 0 मानकर चल रहा हूं और लेट सपोज ये 1 आवर का पूरा साइकिल है, 1 घंटे में ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि 0 से लेके 25 मिनट या फिर 30 मिनट तक, रफली ये सारी चीजें एक रफ बात बता रहा हूं समझने के लिए, मैं ये कहूंगा कि 0 से लेके 25 मिनट तक उस सेल में जितने भी डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे होंगे, जितनी भी चेंजेस आ रही होंगी, मैंने उन सबको क्लब करके एक नाम दे दिया एक फेज का, और मैंने कहा देखो ये G1 फेज है। इसी तरह से 25वें मिनट के बाद उसमें जितने भी चेंजेस आ रही होंगी, मैंने अगेन उन सभी चेंजेस को क्लब करके एक नाम दिया और मैंने कहा वो एस फेज है या सिंथेसिस फेज है। सिमिलरली उसके बाद सपोज कर लो ये 25 मिनट्स का था, मैंने कह दिया कि चलो ये 15 मिनट्स का है, 25 और 15 मिनट्स यहाँ पे चले गए। अब इन 15 मिनट्स के बाद उनमें जो चेंजेस आ रही होंगी, मैंने उनको क्लब करके G2 का नाम दिया, और लास्ट में जो बचे हुए टाइम में जितने भी चेंजेस आएंगे मैंने उसको M का नाम दिया। यहाँ पे हमने ये समझा कि सेल साइकिल में एज सच फेजेस नहीं लाई करते। ऐसा नहीं होता कि पहले G1 फेज में कुछ चेंजेस आ गए, अब सेल ऐसे रुक रहा है और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नहीं एकदम डिमार्केशन वाला पॉइंट है कि मैं एकदम अलग से बता दूं कि हाँ यहाँ पे G1 खत्म हो गया, यहाँ एस फेज। ऐसा नहीं होता, कोई स्पेसिफिक सिग्नल नहीं होता या फिर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता जहाँ पे आप ये बता सको कि अब G1 खत्म है और इसी पॉइंट से हो क्या रहा है। उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, लगातार उसमें कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और मैंने उन चेंजेस को नाम दे दिया कि ये G1 है, ये ऐसा ही G2 है। और इसी को मैंने यहाँ पे कहा है कि इन सेल साइकिल वी नेम वेरियस चेंजेस एज फेज फॉर आवर कन्वीनियंस। हम उसको फ्यूचर में स्टडी कर पाए, मैं आपको ये चीज पढ़ा पाऊं, इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया कि ये G1 है। अब मैं ये आपको ये पढ़ाऊंगा तब मैं कहूंगा कि देखो G1 है, G1 में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बट इन रियलिटी हो क्या रहा है, मैंने सिंपली उन चेंजेस को क्लब करके ही G1 का नाम दिया। एज सच कोई फेजेस लाई नहीं करती हमारी सेल साइकिल में। तो आई होप कि ये बहुत ही डेप्थ में जो चीज मैंने आपको समझाई है आपको क्लियर हुई हो। और अब हम शुरू करेंगे चैप्टर का मेन जो कोर वाला पोर्शन है, उनके चेंजेस को स्टडी करेंगे कि G1 में कैसे चेंजेस होते हैं, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, M में क्या होता है। इसको अब हम फटाफट स्टडी करेंगे। बट इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट आपके इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके डेप्थ में देखेंगे कि G1 में होता क्या है, S में होता क्या है, इन चीजों को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो एनसीईआरटी में कहती है कि सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस विच आर इंटरफेज एंड एम फेज। यानी कि मोटा मोटा अगर हम कहें तो सेल साइकिल को हमने इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इंटरफेज को देखते हैं। इंटरफेज इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। इसको मैं रेस्टिंग फेज इसलिए कहूंगा क्योंकि ये वो टाइम है जब सेल एक्चुअल में डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है इसको देखते हैं। इसमें मैं ये कहता हूं कि इट इज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। अगर आप याद करो, अभी अभी आपको बताया था कि ये फेजेस दरअसल होते क्या हैं। ये फेजेस सिंपली टाइम पीरियड है जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटरफेज वो टाइम है जब एक फेज एम फेज खत्म होगा और दूसरा एम फेज शुरू होगा, उसके बीच के पूरे गैप को मैं बोल दूंगा इंटरफेज, और इसमें कुछ कुछ चेंजेस होती हैं जिसको मैंने इंटरफेज का नाम दे दिया। अब इसमें होता क्या है इस टाइम में, मैं ये कहूंगा कि एट दिस टाइम द सेल प्रिपेयर फॉर डिविजन बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एटसेट्रा। यानी कि यहां पे जो चीज अभी अभी हमने ऊपर कहा था कि ये वो टाइम है जब सेल एक्चुअल में डिवाइड नहीं होता। वो सेल एक्चुअल में 1 से 2 में डिवाइड होकर हम उसको नहीं देख पा रहे कि वो 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, बट हो क्या रहा है यहां पे वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर द डिवीजन बाय अंडरगोइंग चेंजेस लाइक सेल ग्रोथ। ये एक टाइप का चेंज है जो उसमें हो रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये भी एक टाइप का चेंज है जो वो सेल शो कर रहा है। और इसी तरह से और अलग अलग टाइप के चेंजेस होंगे जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। Therefore मैं ये कंक्लूड करूंगा कि इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल डिवीजन। भले ही आप इसको रेस्टिंग फेज का नाम दे दो, पर फिर भी सेल डिवीजन में पूरे सेल साइकिल में सबसे ज्यादा एक्टिव फेज इंटरफेज ही होता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब यहाँ पे एक्सटेंसिव चेंजेस हो रही हैं। वो तैयारी कर रहा है एम फेज में जाने के लिए, वहां एम फेज में जाएगा, उससे पहले उसको जितनी भी तैयारी करनी है वो यहाँ पे करेगा, इसलिए मैं इसको मोस्ट एक्टिव फेज का नाम दूंगा। इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेजेस लाइक G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एक और फेज जो एनसीईआरटी में हमें कहती है G0 फेज। आप इसको G0 फेज भी कह सकते हो, हम G0 भी कह सकते हैं। तो इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। आज का ये लेक्चर हमारा मेजरली इंटरफेस पे फोकस रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एम फेज को स्टडी करूंगा। एम फेज होता क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस फेज। नाम से ही ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इट इज द टाइम पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस। यानी कि ये वो टाइम है जब मैं
एक्चुअल में सेल डिवीजन को होता हुआ देख पाऊंगा, मैं एक्चुअल में माइटोसिस को होता हुआ देख पाऊंगा। वेयर एज इंटरफेज वो टाइम है जब एम फेज में जाने के लिए उसको जो तैयारी करनी है वो तैयारी हो रही होगी, इसलिए मैंने इसको मोस्ट एक्टिव फेज का है। तो अब हम फटाफट एक एक करके देखते हैं कि G1 में क्या क्या चेंजेस होते हैं उस सेल में, S में क्या क्या होता है, G2 में क्या होता है, और साथ ही हम एक G0 को भी स्टडी कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले G1 फेज को स्टडी करते हैं। G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी कह सकते हैं। G स्टैंड्स फॉर गैप, सो ये गैप 1 फेज है। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि इट इज द गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि अगर आप सोचो, मैंने पीछे ये कहा था कि G1 फेज मेरे M फेज और S फेज के बीच में आता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा है कि M फेज में ही सेल डिवीजन होता है, वेयर एज अभी मैं आगे ये चीज बताऊंगा कि S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो मैं इसीलिए कंक्लूड करूंगा कि G1 फेज इज द गैप बिटवीन M फेज एंड S फेज। बट एक चीज ध्यान रखना, यही अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं बोलूं कि G1 इज द गैप बिटवीन S एंड M, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। रीजन मैं पीछे बता चुका हूं, क्योंकि सेल साइकिल यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करती है, यानी कि M के बाद G1 आता है और उसके बाद S आता है, हम उसका उल्टा नहीं कर सकते, इसीलिए M और S के बीच का फेज मेरा G1 फेज है। नेक्स्ट मैं इस फेज के चेंजेस को स्टडी करता हूं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस हो रही हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि इन G1 फेज सेल ग्रोथ अकर्स, जो कि मैंने सबसे शुरुआत में कहा था कि सेल का ग्रोथ होना, जिसको मैं साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के फॉर्म में कह सकता हूं, थ्रू आउट द सेल साइकिल होती है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक फेज नहीं है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए S फेज स्पेसिफाइड है कि S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, वैसे सेल का ग्रोथ थ्रू आउट द सेल साइकिल होती है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक फेज नहीं है। जिसको मैं यहां पे कह रहा हूं दैट इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। सेल का ग्रोथ यानी कि उस सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इसमें मुझे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट मैं इसमें यह कहता हूं कि G1 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्म। अब ये आरएनए एंड प्रोटीन का क्या चक्कर है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं इसमें सीधा सीधा ये कहूंगा कि डीएनए जो कि मेरे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है किसी भी सेल के, उसके डीएनए से मैं आरएनए बना रहा हूंगा और आरएनए से मैं प्रोटीन बनाऊंगा इसी फेज में, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप याद करो, पिछले साल 10th में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि डीएनए का एक सेगमेंट जिसको मैं जीन बोलता हूं, जीन के पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि जीन से मैं प्रोटीन बनाता हूं, जीन के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मदद से मैं प्रोटीन बनाता हूं। और वो जीन क्या है? वो जीन उस डीएनए का ही एक पार्ट है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। बट इस चीज से हमें एक चीज क्लियर होता है कि डीएनए से हम प्रोटीन्स बनाते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं अगर ह्यूमंस की बात करूं तो हेयर का कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है। मैं उसके हाइट की बात कर सकता हूं, वो एक कैरेक्टर है। स्किन का कलर एक कैरेक्टर है। इसी तरह से जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये सब के सब उसके प्रोटीन से कंट्रोल होते हैं, विच इन टर्न इज फॉर्म्ड बाय जीन्स। देयरफॉर मैं कहता हूं कि डीएनए जो है वो मेरा जेनेटिक मटेरियल है, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स का। बट इसमें एक चीज जो अब यहां मैं ऐड करूंगा कि सबसे पहले हम न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनाते हैं एंड देन मैं आरएनए से प्रोटीन बनाता हूं, और इसी को मैं कहता हूं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि हम 12th के जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में इस चीज को स्टडी करेंगे, जिसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ये वहां पे हम स्टडी करते हैं। सेंट्रल डॉगमा में यही बताता है कि एक सिंगल डायरेक्शन में नेचर में ये इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे कर रहा है। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास था, उसने उसको आरएनए को दिया, एंड देन आरएनए से वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन के पास गया। प्रोटीन अब सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को मैं कहता हूं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को मैं कहता हूं ट्रांसलेशन। तो भले ही मैंने यहां पे 11th क्लास में आप ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डिटेल में ना पढ़ो, बट अगर मैं आपको यहां पे क्वेश्चन पूछूं कि इस वाले स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही है क्या, जरा बताओ मुझे, तो आप सिंपली बोलोगे यस सर हो रही है। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन एनसीईआरटी में सिर्फ G2 फेज के लिए लिखा हुआ है कि G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस अकर, बट प्रोटीन हमें यहां पे भी चाहिए। उसका रीजन क्या है इसको समझो। मैंने अभी अभी ऊपर बोला है कि सेल ग्रोथ अकर, यानी कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होगा। अब किसी भी सेल में ग्रोथ हो उसके लिए एक बहुत ही प्री रिक्विजिट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, कि उसमें मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए। अगर वो सेल मेटाबोलाइज करेगा, यानी कि वो अपना खाना उसके अंदर बन रही होंगी और वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी, तो ही तो उसका साइज इंक्रीज होगा।
जो कि जाहिर सी बात है, ये बहुत ही बेसिक सा है, जो कि हम पिछले चैप्टर नंबर 1 में भी चीज़ को पढ़ के आए कि मेटाबॉलिज्म शो करना सबसे बेसिक कैरेक्टर होता है उसका। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेटाबॉलिज्म होगी तो ही सेल में ग्रोथ होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आपको ये कहूं कि मेटाबॉलिज्म होगी, उसके लिए एक प्रीरिक्विजिट क्या है, उस सेल के पास सर्टेन एंजाइम्स होने चाहिए। अगर एक सेल के पास एंजाइम्स नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगी, जो कि हमने चैप्टर 1 में कहा था कि एंजाइम्स ही हैं जो कि मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करवाते हैं। नेक्स्ट चीज मैं ये कहूंगा कि एंजाइम्स मेरे प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, मेरे सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस चीज को हम बायोमोलिक्यूल्स में भी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो क्या मैंने ये चीज देखा कि कहीं ना कहीं प्रोटीन ही सेल का ग्रोथ करवा रहा है, क्योंकि प्रोटीन वो एंजाइम का नेचर है, एंजाइम मेटाबॉलिज्म करवाता है एंड मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल में ग्रोथ होती है। तो अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे जीवन में तो सेल में ग्रोथ नहीं होगी। तो भले ही एनसीईआरटी आपको जीवन में ये चीज ना कहे कि प्रोटीन्स बन रही है कि नहीं, बट आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट अगर मैं ये देखूं तो सेल का ग्रोथ तो थ्रू आउट द सेल साइकिल हो रहा है, ये चीज शुरुआत में कही थी, यानी कि प्रोटीन्स का नीड तो मुझे थ्रू आउट द सेल साइकिल होगा। यानी कि मैं आपको चाहूं ये बात बताऊं या ना बताऊं, आप खुद से समझ जाओ कि आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हर फेज में होगा, क्योंकि प्रोटीन्स ही एंजाइम्स का कंस्टिट्यूएंट है। एंजाइम्स ही मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने की वजह से ही सेल ग्रो करेगा, और ग्रोथ हर स्टेज में देखने को मिलती है सेल साइकिल के। देयरफॉर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इस वाले स्टेज में भी होगी। नेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इसमें कांस्टेंट होती है। सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट न्यूक्लियस का साइज नहीं चेंज होता, न्यूक्लियस का साइज कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट चेंज इसमें ये होती है, मैं कहूंगा कि डीएनए इज इन एलोंगेटेड फॉर्म विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका ये मतलब है, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर्स में ये चीज पढ़ा है कि हमारे न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। मैंने डीएनए की कंडेंसेशन करी है, उसको अच्छे से पैक किया है और न्यूक्लियस में उसको क्रोमोसोम बना दिया। बट जब मैं उस सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करता हूं, मैं ये देखता हूं कि सिर्फ एम फेज ही वो टाइम पीरियड है जब मुझे वो डीएनए उस न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए क्रोमोसोमल फॉर्म में मिल रहा है। बाकी कंप्लीट इंटरफेज में वो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, जिसको मैं यहां पे लिख सकता था कि क्रोमैटिन प्रेजेंट है यहां पे। बट एम फेज विच इज माइटोटिक फेज ही वो फेज है जब मुझे क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। पूरे के पूरे इंटरफेज में मुझे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज क्रोमैटिन देखने को मिलता है उसके न्यूक्लियस के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हमने देखा था कि सेल यहां पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ हो रही है। एंड लास्टली मैं यहां पे ये कहूंगा कि इन G1 फेज इट इज मोस्ट वेरिएबल इन टाइम। सारे फेजेस में, चाहे मैं G1S G2M किसी की भी बात करूं, सबसे ज्यादा वेरिएबल यानी कि ऊपर नीचे इसका टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे मैं अभी पीछे ये चीज कह कर आया था कि रफली 10 घंटे का होता है अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, तो ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। सबसे ज्यादा वेरिएबल ये है, उसका रीजन है कि एज इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स ऑल्सो। हमने ये कहा था कि कंप्लीट सेल साइकिल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक ग्रोथ फैक्टर। जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में वो है, जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं। बट उस टाइम पे मैंने कहा था कि कुछ स्टेप्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, और G1 ही वो स्टेप है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल्सो लिखा है, क्योंकि ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर तो है ही, बट साथ ही एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल कि इसको प्रॉपर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही होगी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें G1 फेज अच्छे से कैरी आउट होगा। वेरएज अगर सेल को पूर्ण न्यूट्रिशन मिलेगा तो G1 फेज उसमें लेट से होगा, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा होगा इन चीजों को होने में। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर के कंट्रोल में भी है, विच इज वाई इट विल बी मोस्ट वेरिएबल इन टाइम। वेरएज इसके सिवाय बाकी जितने भी स्टेप्स होते हैं वो एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर के कंट्रोल में नहीं होते, वो सिर्फ मेरे जेनेटिक फैक्टर्स के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए वो टाइम पीरियड में ज्यादा वेरी नहीं करते, सिर्फ ये फेज वेरी करता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि G1 फेज में आने के बाद किसी भी सेल के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक हम ये स्टडी करते हैं कि G0 का फेज क्या होता है। G0 कॉन्सेप्ट को हम अभी देखेंगे। तो अब हम देखेंगे G0 स्टेज, या फिर मैं कहूं क्विसेंट स्टेज होता क्या है। इसमें मैं ये कहता हूं कि जब एक सेल G1 फेज में आता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, वो 3 काम कर सकता है, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो कर सकता है। सबसे पहला ये कि इट कंटिन्यू सेल साइकिल एंड एंटर इनटू S फेज, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस हो रही थी जिसको मैंने नाम दिया था कि G1 के चेंजेस है। अब उसके पास ऑप्शन आए 3, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो अपने G1 फेज को पूरी तरह से कंटिन्यू करे, कंप्लीट करे, और उसके बाद वो S फेज में एंटर कर जाए। जिसके लिए मैं ये कहता हूं कि वंस अ सेल एंटर इनटू S फेज इट इज बाउंड टू डिवाइड। एक बार अगर कोई सेल S फेज में
आ जाए तो वो डिवाइड होना पक्का है। अब उसके पास और पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसको आगे जाके डिवाइड होना ही पड़ेगा। बट अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से देखना। सेकंड ऑप्शन में हम ये कहते हैं दैट द सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर इनटू जी नॉट स्टेज। ये एग्जिट का काम मेरे फर्स्ट हाफ ऑफ जीवन फेज में ही होता है, यानी कि पहला ऑप्शन मैंने अभी अभी कहा कि वो जीवन को कंटिन्यू करे, एस फेज में चला जाए और उसके बाद वो बाउंड हो जाए डिवाइड करने के। बट सेकंड ऑप्शन है कि वो सेल साइकिल को कर दे एग्जिट और वो एंटर कर जाए इनटू जी नॉट स्टेज। वेर एज, और जी नॉट स्टेज के डिटेल्स अभी हम आगे देखेंगे। वेर एज थर्ड ऑप्शन को देखो, वो ये है दैट द सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब ये डिफरेंशिएट का क्या चक्कर है और ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या होता है? अगर आप याद करो, हमने 9th क्लास में प्लांट टिश्यू में पढ़ा था कि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली करते क्या थे कि वो लगातार डिवाइड होते थे, और उसके बाद अगर उन सेल्स के, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, उन सेल्स के फेट को हम फिक्स कर दे प्लांट के अंदर में, यानी कि उनका काम फिक्स हो जाए, या फिर मैं कहूँ वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाए, तो फिर हम ये कहते थे कि परमानेंट सेल्स बनते हैं। और परमानेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो परमानेंट इन नेचर होते हैं। वेयर एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं, उनका काम एक बार फिक्स हो जाए, उनमें हाई डिफरेंशिएशन हो जाए, तो वो परमानेंट सेल बनाते हैं। हालांकि ह्यूमंस में ये मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट और परमानेंट टिश्यू का कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा सकते हो, बट एक चीज़ जो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वो सेल उसी तरह से डिफरेंशिएट हो जाए जिसको मैंने कहा उसका फेट फिक्स हो गया, या फिर मैं कहूँगा वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो गया, और ये वो सेल्स हैं जो कि अब और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें एनसीईआरटी कहती है हार्ट के सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कार्डियक सेल्स। सिमिलरली नर्व के सेल्स, जैसे हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, वो डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेन में या फिर हार्ट में अगर एक बार डैमेज आ जाए तो वो क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेल्स दोबारा डिवाइड करके उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। तो सेकंड ऑप्शन में मैंने ये कहा था कि वो सेल एग्जिट कर जाए सेल साइकिल को और जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाए। वेयर एज थर्ड ऑप्शन में मैं ये कहूंगा कि वो सेल डिफरेंशिएट हो जाए इन इट्स फॉर्म एंड फंक्शन एंड इट विल फॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि मेरे हार्ट के सेल्स या फिर मैं मेरे ब्रेन के सेल्स कहूंगा। अब जी नॉट के कैरेक्टर को हम समझते हैं कि जी नॉट में होता क्या है। मैं ये कहता हूं कि सेल्स इन जी नॉट स्टेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि वो सेल मेटाबॉलिकली तो अभी एक्टिव है, ऐसा नहीं कि वो डेड हो गया है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें ग्रोथ अगर हो रही है, बट इट डू नॉट डिवाइड फर्दर अनलेस रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी कि वो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। क्योंकि मैंने ये चीज यहां पे कही थी कि दैट इट एग्जिट सेल साइकिल, वो सेल साइकिल से बाहर जा चुका है। वो सेल जो अब जी नॉट स्टेज में है वो और डिवाइड नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी कि जब तक उस ऑर्गेनिज्म को ये नीड ना हो कि सेल के डिवीजन की जरूरत है, तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि एक सेल जो कि जी नॉट स्टेज में है, उसके पास अभी भी ये ऑप्शन है कि वो वापस सेल साइकिल में एंटर कर सकता है, वो वापस से जीवन स्टेज में आ जाएगा और उसके बाद अपने उस जीवन स्टेज को कंप्लीट करेगा एंड देन वो एस वाले फेज में जाएगा एंड देन कंटिन्यू कर देगा। बट डिफरेंशिएट अगर कोई सेल हो जाए तो उसके पास ये ऑप्शन अब नहीं है कि वो वापस सेल साइकिल में एंटर कर सकता है। वेयर सेकंड ऑप्शन में जो अभी भी मैंने कहा कि जी नॉट स्टेज में अगर वो आ जाए तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट इट विल नॉट डिवाइड अनलेस रिक्वायर्ड टू डू सो। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात, यानी कि मान लो कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल्स डैमेज हो गए तो उसको अपने सेल्स के रिपेयर की नीड है, तो अब उसको उन सेल्स को जी नॉट स्टेज से वापस लाना पड़ेगा और उसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। बट डिफरेंशिएट अगर कोई सेल हो जाए तो वो और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। यही कॉन्सेप्ट है जी नॉट स्टेज का। इसके बाद हम फटाफट पढ़ते हैं कि एस फेज क्या है, एस फेज में चीजें होती क्या है। तो अब हम आ गए हैं एस फेज में, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें मैं ये कहूंगा कि वंस अ सेल एंटर इनटू एस फेज इट इज बाउंड टू डिवाइड। एक बार अगर कोई सेल एस फेज में आ जाए तो अब ये पक्का है कि उसको डिवाइड होना ही है, वो वहां से पीछे नहीं हट सकता। जीवन में उसके पास ऑप्शन था कि वो जी नॉट में चला जाए, बट एस में अगर एक बार कोई सेल जीवन से एंटर कर जाता है तो अब वो पीछे नहीं हट सकता, उसको सेल साइकिल कंटिन्यू करनी पड़ेगी और डिवीजन करना पड़ेगा। अब इसमें आप मुझसे एक सवाल ये पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या होगा कि कोई सेल जीवन से जी नॉट में चला जाए, एस में ना आए? तो इसका आंसर मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लो जब वो सेल जीवन में था तो उस सेल को ये चीज नजर आई, जो कि मैं कह रहा हूं कि जेनेटिकली चीजें कंट्रोल हो रही है, तो ये चीज वहां पे ये चीज दिखाई दी कि उस सेल में किसी तरह का डिफेक्ट है।
या फिर आप मान लो कि उस सेल में सर्टेन फैक्टर्स जो कि नेसेसरी हैं सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, वो फैक्टर्स नहीं है अभी। हो सकता है कोई फैक्टर XYZ रहा होगा जो कि सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए नेसेसरी होता है, जो कि जीवन स्टेज में सेल को नजर आई कि उसके अंदर ये चीज नहीं है इस वक्त वो फैक्टर। तो एक चीज अगर आप सोचो, अगर ऐसे में कि उसमें कोई डिफेक्ट है या फिर सर्टेन फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है वो मिसिंग है, ऐसे में अगर वो एस में चला जाए तो अब उसको डिवाइड करना ही है। तो ऐसे में जो डिवीजन होकर डॉटर सेल्स आएंगे, जाहिर सी बात है वो डॉटर सेल्स डिवाइड होने की वजह से जो आएंगे वो मेरे डिफेक्टिव होंगे, वो मेरे प्रॉपर नहीं होंगे। तो ये वो कंडीशन होता है जब कोई सेल G1 को छोड़ के S में जाने के बजाय G0 में चला जाता है। इसी में एक चीज जो मैं बताऊंगा, शायद पीछे बताना ये चीज रह गया था, कि मान लो G1 फेज में सेल के डीएनए में किसी तरह की गड़बड़ हो रखी है, डीएनए डैमेज हो रखा है और उसको G1 स्टेज में ये चीज नजर आई। तो अब डीएनए का डैमेज रिपेयर का जो प्रोसेस होता है, यानी कि उस डैमेज डीएनए को रिपेयर करने का जो वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मेरे जीवन स्टेज में ही होगा। इस पॉइंट को पीछे ऐड ऑन करना कि डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन जीवन स्टेज। इसका ये मतलब है कि अगर डीएनए खराब है तो उसको या तो आप G0 में भेज दो या फिर उस डीएनए को यहीं के यहीं करेक्ट कर लो और उसके बाद उसको S फेज में लेकर जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि S फेज में मुझे उस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, मुझे उस डीएनए की कॉपी करनी है। तो अगर आप कॉपी करो उससे पहले ये तो चेक कर लोगे ना कि वो डीएनए सही सलामत तो है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ तो नहीं हो रखी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि डीएनए का डैमेज रिपेयर, अगर कोई डैमेज है तो वो जीवन फेज में करते हैं। अगर किसी तरह की गड़बड़ नजर आ रही है या फिर सर्टेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट जो कि एब्सेंट है, तो उसको एस में ना भेज के G0 में भेज देते हैं, क्योंकि एस में अगर एक बार आ गया तो इट इज बाउंड टू डिवाइड। नेक्स्ट मैं ये कहूंगा, डीएनए रेप्लिकेशन इसी स्टेज में होती है, यानी कि जो डीएनए है उसकी कॉपी बनती है। और ये चीज शुरुआत में भी गई थी कि पूरे जीनोम को डुप्लीकेट कर दूंगा और उसके बाद जब वो 2 डॉटर सेल बनेंगे तो उस जीनोम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसी चीज में मैं ये कह रहा हूं, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, यानी कि इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2C से वो 4C में चेंज हो जाता है। पहले अगर डीएनए का अमाउंट उस सेल में, उसके न्यूक्लियस में 2C रहा होगा, तो अब वो 4C हो जाएगा, यानी कि अमाउंट डबल हो जाता है। 2C क्या है, 4C क्या है, इस चीज को थोड़ी देर में देखेंगे, बहुत ही डेप्थ में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, भले ही डीएनए का अमाउंट आप डबल कर दो, जितना सारा डीएनए था उसके अमाउंट को मैंने डबल कर दिया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी उस न्यूक्लियस में सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। अब अगेन आप इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि पूरे इंटरफेस में क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होता ही नहीं, मुझे वो डीएनए लूज थ्रेड के फॉर्म में नजर आता है जिसको मैंने क्रोमैटिन कहा था। तो यहां पे आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम? तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि इन 2 पॉइंट को, विच इज क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए को, इसको आप थोड़ी देर के लिए बस हॉल्ट में रखो। इस वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर ले, G2 बता दूं, उसके बाद हम बहुत ही डेप्थ में देखेंगे कि प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, इसके कॉन्सेप्ट को जो एनसीईआरटी में 2C और 4C करके लिखा हुआ है, इसमें वो हमें कहना क्या चाहता है। रीजन बीइंग, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में भी बहुत फ्रीक्वेंटली वो पूछता है कि 2C 4C को लेके या फिर N2N इन चीजों को लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ी देर में देखेंगे, इसको अभी आप हॉल्ट पे रखना, इन 2 स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट रेप्लिकेशन ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ डीएनए अकर्स वंस एंड ओनली वंस। एस फेज में जो मैंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, तो अगर मैं कहूं कि यह पूरा लंबा एक धागा डीएनए का है, तो मैं ये बोलूंगा कि इस पूरे लंबे धागे के हर एक सेगमेंट को मैं रेप्लिकेट करूंगा, कि मैं कॉपी बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक बार से ज्यादा किसी भी पार्ट ऑफ डीएनए को मुझे कॉपी नहीं करना, वो चीज नहीं होती। ओनली वंस वो कॉपी हो रही होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि एट द एंड वो पहले पूरा जीनोम उसका जो था उसकी मैंने कॉपी बना दी, तो अब मुझे 2 सेट मिल गए। और इसलिए इस चीज को मैं कह रहा था ऊपर कि अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। इसके बाद मैं कहता हूं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज। जाहिर सी बात है, डीएनए का अमाउंट अगर डबल कर रहे हो तो न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है। G1 फेज में न्यूक्लियस का साइज कांस्टेंट था, ओवरऑल सेल का साइज इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही थी। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यहां भी हो रही है, जो कि मैंने बार बार कहा है कि सेल का ग्रोथ थ्रू आउट द सेल साइकिल कंटिन्यू होगा, बट यहां पे न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज होता है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। फिर मैं ये कहता हूं कि हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहां पे फॉर्म होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हम 12th के बायो में चैप्टर नंबर 6 में चीज डिटेल में स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में।
जो चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते बेसिकली यही है कि डीएनए को मैंने पैकेजिंग कर रखी है, उसको कंडेंस कर रखा है। हिस्टोन्स एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। आप मान लो एक बॉल है, ये बॉल मेरा हिस्टोन है, तो मैं पैकेजिंग में ये करता हूं कि उस डीएनए के धागे को मैं इस बॉल के अराउंड लपेट लेता हूं, इस बॉल के अराउंड उसको रोल करता हूं, और इसी तरह से मैं उसको कंडेंस करता हूं। मैं उसको प्रॉपर एक फॉर्म, एक शेप देता हूं जिसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, और इसके वजह से वो जगह कम लेता है हमारे न्यूक्लियस में, वरना तो डीएनए फेल कर रहेगा। और इन चीज़ों को, पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हम 12th के जेनेटिक्स में बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसका काम डीएनए के पैकेजिंग में होता है, और ये प्रोटीन भी एस फेज में ही बनती है। एंड लास्टली एक स्टेप जो मैं बोलूंगा कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर ओनली इन एनिमल सेल्स। हाँ, बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हैं कि एनिमल सेल्स में ही ये वाला सेल ऑर्गेनल विच इज सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और ये सेल ऑर्गेनल इसी स्टेप में आके, इसी स्टेज में, इसी फेज में आके डुप्लीकेट होता है, यानी कि 1 से 2 में बढ़ जाता है। सेल ऑर्गेनल, ये जो सेंट्रियोल है, ये मेरे प्लांट सेल्स में नहीं होता, तो वहां पे ये स्टेप नहीं होगा, वहां पे बाकी के सारे स्टेप्स होंगे। इसके बाद हम फटाफट देखते हैं कि G2 फेज क्या है। तो हमारे इंटरफेस का आखिरी फेज, जिसे मैं कहता हूं गैप 2 फेज और G2 फेज, इसमें हम देखेंगे होता क्या है। इसमें मैं ये कहता हूं कि आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू। जो मैंने पहले वाले स्टेज में कहा था, G1 फेज में कहा था कि आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर, वो यहां पे भी कंटिन्यू हो रही होती है, यानी कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि टिब्यूलिन प्रोटीन फॉर्म, इस प्रोटीन का नाम याद रखना, टिब्यूलिन प्रोटीन इस वाले स्टेज में आकर बनता है। सेकेंड वाले फेज में मैंने एस फेज में देखा था कि हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, इसमें बनते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या बताया था कि वो डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है। डीएनए के धागे से, विच इज क्रोमैटिन, जिसको मैं क्रोमैटिन कहता हूं, उस क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाने में मेरे हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। वेर एज टिब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या है कि जब मैं माइटोसिस पढ़ाऊंगा, माइटोटिक फेज पढ़ाऊंगा, उसमें जब मैं मेटाफेज में आता हूं, तो वहां पे हम देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं। उस सेल के अंदर में बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इस चीज को वहां पे देखेंगे। तो इन स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम इस टिब्यूलिन प्रोटीन का है। इसी प्रोटीन से ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन एंड टिब्यूलिन प्रोटीन, दोनों के नाम, दोनों के काम, और ये कौन कौन से फेजेस में बनते हैं, इसको याद रखना है। हिस्टोन प्रोटीन एस फेज, टिब्यूलिन प्रोटीन G2 फेज। इसके बाद मैं ये कहता हूं कि सारे सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट इसी वाले फेज में होते हैं, जितने भी मेरे सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि उनको भी तो डुप्लीकेट करना है। इसके बाद जब मैं डिवाइड कर दूंगा सेल को, तो मैंने कहा है कि जीनोम को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, साथ ही मैं उसके सेल ऑर्गेनल्स को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उसमें। विच इज वाई मैं ये कहता हूं कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल्स इसी वाले फेज में डिवाइड होते हैं। मैंने इन दोनों को स्पेशली यहाँ पे क्यों लिखा, ऐसे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट इन दोनों को स्पेशली यहाँ पे लिखा, रीजन बीइंग हम ये पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर में, जब हम सेल की डिटेल्स पढ़ते हैं, हम वहाँ पे ये देखते हैं कि इन दो सेल ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके वजह से इन दोनों की सिग्निफिकेंस बाकी ऑर्गेनल से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली कहा है कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड मेरे प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया मेरे प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, इन दोनों की डिवीजन इसी वाले फेज में होती है। अब हमने इंटरफेस के तीनों फेजेस विच आर G1, S एंड G2, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। हमने ये देख लिया सबसे पहले कि इसमें टाइम कैसे कैसे वेरी करता है, कौन सा फेज कितनी देर का होता है। फिर हमने डिटेल में ये भी देख लिया कि सारे फेजेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उस सेल में। अब ध्यान से सुनो, हमने अब ये पढ़ना है कि थ्रू आउट द सेल साइकिल क्रोमोसोम की प्लॉइडी, क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट कैसे वेरी करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी ने 2C और 4C करके लिखा है। इसको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्राफ्स के मदद से पढ़ेंगे। रीजन मीन इस वाले पार्ट से मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है कि प्लॉइडी क्या है, अमाउंट क्या है, नंबर क्या है क्रोमोसोम का, और वो वेरी कैसे कर रहे हैं थ्रू आउट दी सेल साइकिल। तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, जिसमें हमें थ्रू आउट दी सेल साइकिल क्रोमोसोम्स के नंबर को और साथ ही डीएनए के अमाउंट को ट्रैक करना है। मैं ये देखूंगा कि हर एक फेज में, चाहे G1 हो, S हो, G2 हो, M हो, मैं हर एक फेज में क्रोमोसोम के नंबर और डीएनए के अमाउंट को ट्रैक करूंगा, और फिर एंड में मैं कुछ ग्राफ बना के उन चीजों को कंक्लूड कर रहा हूंगा। तो सबसे पहले हम इसको माइटोसिस इन डिप्लॉयड सेल में स्टडी करेंगे, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम उसको माइटोसिस इन हैप्लॉयड सेल में स्टडी करेंगे। बट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको कुछ बेसिक बातें, जैसे कि हैप्लॉयड क्या है,
डिप्लॉयड क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को मैं हैप्लॉयड कहता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होंगी। बट जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं अगर शॉर्ट में इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो मैं एक एग्जांपल देकर इस चीज को समझाऊंगा। जैसे मैं कहता हूं कि हम ह्यूमंस, हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। इसका यह मतलब है कि हमारे सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। किसी भी डिप्लॉयड सेल को मैं 2n से डिनोट करता हूं। और अगर मैं कह रहा हूं कि हम डिप्लॉयड है, ये चीज हमें पता है कि हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मैं इस चीज को कह सकता हूं कि हमारे में 2n विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैं बता रहा हूं डिप्लॉयड सेल में, सो 2n इज इक्वल्स टू 46। इसका यह मतलब है कि मेरे हर एक डिप्लॉयड सेल के न्यूक्लियस में 2n कंडीशन होगा और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसी चीज को मैं कहता हूं डिप्लॉयड। वेयर एज हेप्लॉयड में आ जाते हैं, डिप्लॉयड का आधा करो तो हम हेप्लॉयड कंडीशन में रीच कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे गैमेट्स हमेशा डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, तो मेरा गैमेट को मैं उसको डिनोट करूंगा n से। डिप्लॉयड के लिए 2n, हेप्लॉयड के लिए n, जहां पे n इज इक्वल्स टू होगा 23। अगर मैं 2n को 46 कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है n 23 होगा। एक और चीज जो यहां पे मैं कहूंगा कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब उसके मैं डिप्लॉयड सेल्स की बात करता हूं तो वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मैं पेयर कर सकता हूं। जैसे कि मैं अगर कह रहा हूं कि हमारे में 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें से मैं 2 क्रोमोसोम्स को साथ में पेयर कर दूंगा, बाद के 2 क्रोमोसोम्स को मैं एक साथ पेयर कर दूंगा। और ये कौन से 2 क्रोमोसोम्स को मैं पेयर कर रहा हूं, ये 2 क्रोमोसोम्स एक जैसे दिखते होंगे, इनको मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहता हूं। ये बिल्कुल आपस में एक जैसे दिखते होंगे। तो इस तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो मैं उनकी पेयरिंग करके 23 पेयर्स बना सकता हूं एक डिप्लॉयड सेल के न्यूक्लियस में। 23 पेयर्स, हर एक पेयर के 2 क्रोमोसोम एक जैसे दिखते होंगे। बट यही अगर हम किसी हेप्लॉयड सेल की बात करें, जैसे कि मेरे गैमेट की बात करूं, तो वहां पे ऑलरेडी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो जरा आप सोच कर देखो कि अगर मैं 23 बोल रहा हूं यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है ना। पेयरिंग तो हमेशा आप एक इवन नंबर की कर सकते हो, जैसे कि 2 की आप पेयरिंग कर सकते हो, 4 की पेयरिंग कर सकते हो, कभी भी 3 या 5 को तो पेयर नहीं कर सकते। सो 23 क्रोमोसोम्स अगर मेरे गैमेट के न्यूक्लियस में है, गैमेट के सेल के न्यूक्लियस में है, तो उसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहां पे समझा क्या, सबसे पहले हेप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, और उसके बाद हमने ये कहा कि डिप्लॉयड सेल में पेयरिंग पॉसिबल है उसके न्यूक्लियस में, उसके क्रोमोसोम्स की, वेरएज हेप्लॉयड सेल के न्यूक्लियस में उसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इसको बेस बनाते हुए इस टॉपिक को हमने समझना है। सबसे पहले इस टॉपिक में मैं ये कहता हूं, और इस बात को नोट करके लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि क्रोमोसोम इज ओनली विजिबल इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल को स्टडी करो, चाहे मैं G1S, G2M चारों फेजेस की बात करूं, क्रोमोसोम मुझे सिर्फ और सिर्फ एम फेज में नजर आएगा। बाकी सारे फेजेस में, जिसको मैं इंटरफेज कह सकता हूं, पूरे इंटरफेज में मुझे सिर्फ क्रोमैटिन नजर आते हैं, जो कि डीएनए का धागा होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए को कंडेंस करके बनाता हूं, स्ट्रक्चर को मैं क्रोमोसोम कहता हूं, और वो मेरे सिर्फ एम फेज में नजर आएंगे। पूरे इंटरफेज में मुझे सिर्फ क्रोमैटिन नजर आता है, बट एम फेज में क्रोमोसोम नजर आते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस पढ़ते हैं इन डिप्लॉयड सेल। अगर मैं आपको यह कहूं, मान लो, एक बार को मान लो कि इंटरफेज में उसके डीएनए को मैं कंडेंस करूं और उसके बाद उसको क्रोमोसोम बनाऊं। अगर मैं इंटरफेस के डीएनए को, जो कि क्रोमैटिन के फॉर्म में है इस वक्त, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो धागा है, धागे के फॉर्म में है, अगर मैं उसको कंडेंस करूं और उसका क्रोमोसोम बनाऊं, तो वो कैसा दिखेगा। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूं तो वो दिखेगा कैसा, वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जिसको देखना मैंने बनाया क्या। मैंने ये एक सेल का एग्जांपल लिया है जो कि G1 फेज में है, यहां पे लिख रखा है मैंने। इस सेल में मैंने टोटल 6 क्रोमोसोम्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये चीज मैं रिपीट करूंगा, G1 फेज इंटरफेज का पार्ट है, इसमें क्रोमोसोम अपीयर नहीं होते, इसमें डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। बट अगर को मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर आप मुझसे कहते हो कि सर एक बार बनाकर दिखाओ कि कैसा दिखेगा, अगर होता तो, होता नहीं है बट अगर होता तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा होता। सो सिंस ये एक डिप्लॉयड सेल का एग्जांपल है, तो मैंने यहां पे प्लॉइडी के लिए लिखा है 2n। डिप्लॉयड के लिए हम उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, यानी कि उसके प्लॉइडी को 2n से डिनोट करते हैं। सो 2n इज इक्वल्स टू 6 यहां पे मैंने लिखा है, यानी कि एक क्रोमोसोम 2 3 4 5 6, इन दोनों को मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ये दोनों एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो सकती है, हेप्लॉयड सेल में नहीं होती। अगेन ये दोनों रेड कलर में बनाए, ये एक जैसे दिखते होंगे। ये दोनों ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये दोनों एक जैसे दिखते होंगे। सो इस तरह से हम पेयरिंग कर सकते हैं एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स की, यानी कि टोटल 6 क्रोमोसोम्स है और 3 पेयर में वो प्रेजेंट होंगे। अब एनसीईआरटी कहती है, मान लो अगर मैं
इस स्टेज में डीएनए के अमाउंट को, अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम है तो डीएनए ही, डीएनए को मैंने यहां पे कंडेंस करके क्रोमोसोम के फॉर्म में बना रखा है। तो अगर मैं कहूं, एनसीईआरटी कहती है आप मान लो इस वक्त इस स्टेज में डीएनए का अमाउंट इस सेल के अंदर में 2C है, यानी कि अगर मैं 2C से इसको डिनोट करता हूं तो आगे क्या होगा इस चीज को हमने देखना है। यहां पे हमने क्या याद रखा कि प्लॉइडी इस वक्त 2n = 6 है और अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है। अब इसके बाद जीवन के बाद हम जानते हैं कि एस फेज होता है, जिसको मैंने यहां पे लिख रखा है कि एस फेज हो रहा है। एस फेज में हमने पढ़ा है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है, पीछे चीज बताई थी मैंने। तो अगर अब मैं G2 फेज में वापस से इसको ड्रॉ करूं तो बड़े ही ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। हर एक क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स थे यहां पे भी टोटल 6 क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम होगा, ये एक क्रोमोसोम है, इसी तरह से 3rd 4th 5th एंड देन 6th क्रोमोसोम है। मैंने यहां पे किया क्या है, मैंने यहां पे हर एक जीवन के क्रोमोसोम के साइड में एक और उसी का कॉपी बना दिया। जैसे यहां पे ये ऐसा प्रेजेंट था तो मैंने इसके साइड में एक और उसकी कॉपी बना दी, जिसको मैं कहता हूं कि मैंने उसका सिस्टर क्रोमैटिड बना दिया। जब चैप्टर नंबर 8 में हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं। वहां पे हम ये कहते हैं कि इस तरह के क्रोमोसोम में ये सेंटर में, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ये सेंट्रोमियर है और इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड है। ये एक मेरा सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरा वाला उसी के साइड में चिपका हुआ ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है। इसी चीज को जीवन फेज में देखो तो यहां पे एक सेंट्रोमियर पे एक क्रोमैटिड प्रेजेंट था। G2 फेज में एक सेंट्रोमियर में 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, जिनको मैं कहता हूं सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा कि G1S G2 इन फेजेस में क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड नजर नहीं आते माइक्रोस्कोप के अंदर में। ये चीज मैं इमेजिनरी बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को ड्रॉ करना चाहो कि उस टाइम पे जो डीएनए का धागा है वो कैसा दिखता होगा, अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखता होगा। ये इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आप इस 2C को 2n इस चीजों को समझ पाओ, क्योंकि अगर मैं क्रोमोसोम्स ड्रॉ नहीं करूंगा आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगे। तो उसको समझाने के लिए ये चीज ड्रॉ किया जाता है। तो हमने क्या किया, जीवन में 6 क्रोमोसोम्स थे, हमने कहा 2n = 6 एंड अमाउंट हमने कहा था 2C। एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन करी, यानी कि मैंने एनसीईआरटी में लिखा है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल किया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। थोड़ी देर पहले बताया था, उस वक्त कहा था कि इस चीज को आगे के लिए रखना, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को अब समझो। पहले भी 6 क्रोमोसोम्स थे, 1 2 3 4 5 6। अभी भी 6 क्रोमोसोम है इस सेल में, 1 2 3 4 5 6। चेंज क्या किया, हमने अमाउंट डबल कर दिया, यानी कि हमने सेंट्रोमियर में हर एक क्रोमैटिड के साइड में उसके जैसी ही एक और क्रोमैटिड निकाल दी। ये एक क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है। इन दोनों को मैं कहता हूं, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को मैं कहता हूं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एक जैसे दिखते हैं। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक जैसा दिखता होगा, ये और ये एक जैसे दिखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है। हेप्लॉइड सेल में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब जरा इसके प्लॉइडियन अमाउंट की बात करते हैं। प्लॉइडी में मैं यहां कहूंगा 2n = 6, क्योंकि यहां पे भी 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहां पे भी 6 क्रोमोसोम है, ये भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है, सो यहां पे भी 2n = 6। इसलिए ये बात जस्टिफाई हो गई कि क्यों नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है एस फेज के बाद भी। अब जरा अमाउंट देखते हैं। अमाउंट मैंने यहां पे कहा था 2C है, तो यहां पे अमाउंट मैं लिखूंगा 4C, क्योंकि मैंने अमाउंट को डबल कर दिया है डीएनए रेप्लिकेट करते वक्त, जो कि आप देख पा रहे हो, हर एक के साइड में एक और क्रोमैटिड मैंने यहां पे बना दिया है। सो अमाउंट अब यहां पे 4C हो चुका है और यही इसी चीज को मैं कहता हूं कि अमाउंट डबल हो जाती है। अब जरा नंबर ऑफ क्रोमैटिड की बात करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम यहां पे 2 है। अगर इसको मैं एक क्रोमोसोम कह रहा हूं तो ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है। इस वाले में नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम 1 था। ये एक क्रोमोसोम था जिसमें एक ही क्रोमैटिड बना हुआ था एक सेंट्रोमियर पे। यहां पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड बने हुए हैं एक सेंट्रोमियर में। ये चीज क्लियर हुई है। तो अब हम जरा एम फेज करते हैं। एम फेज में हम ये कहते हैं कि एम फेज में आकर एक सेल डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स को वो गिव राइज करता है। यानी कि ये सेल अब इसको डिवाइड होना है और इसको अपने कंप्लीट जीनोम को, जिसको मैंने कहा था उसके एंटायर जेनेटिक मेकअप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों डॉटर सेल्स में। तो होगा क्या, हर एक क्रोमोसोम को आप बीच से तोड़ोगे और उसका आधा एक सेल में जाएगा और बाकी का आधा दूसरे सेल में जाएगा। सबसे पहले मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं। इस क्रोमोसोम को अगर मैं बीच से तोड़ता हूं, सो ये इसका एक क्रोमैटिड इस वाले क्रोमोसोम में आ गया, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे वाले क्रोमोसोम में आ गया। उसके बाद आप इसकी बात करो तो इसके भी 2 क्रोमैटिड है, मैंने उनको दोनों क्रोमोसोम्स में डाल दिया। उसी तरह से इसका एक क्रोमैटिड इसमें आया है,
एक इसमें आया है, इसका एक क्रोमेटिड इसमें आया है, एक इसमें आया। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने हर एक क्रोमोसोम को, 6 क्रोमोसोम्स थे, 6 को मैंने बीच से तोड़ा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों डॉटर सेल्स में। इससे हुआ क्या, आप ध्यान से देखना। अभी भी मैं कह सकता हूं कि ये डिप्लॉयड सेल्स है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स है। यहां पे भी 6 क्रोमोसोम्स थे, यहां पे भी 6 क्रोमोसोम है, यहां पे भी 6 क्रोमोसोम है। सो इस चीज को मैं लिखूंगा कि 2n इज इक्वल टू 6, इसमें भी मैं लिखूंगा 2n इज इक्वल टू 6। अब जरा अमाउंट की बात करो। अमाउंट मैंने क्या किया, अमाउंट मैंने हाफ कर दिया, इसके मुकाबले मैंने तोड़ के डिवाइड कर दिया इक्वली। तो अगर मैं कहता हूं कि फोर्स यहां अमाउंट थी जिसको मैंने डिवाइड किया 2 सेल्स के बीच में, तो हर एक सेल को 2c और 2c मिलेगा। यानी कि मैंने क्या देखा कि पहले प्लॉइडी 2n इज इक्वल टू 6 और अमाउंट 4c, अभी भी प्लॉइडी 2n इक्वल टू 6 दोनों ही सेल में, और अमाउंट 2c ईच है, इसमें 2c इसमें 2c। बट अब अगर आप क्रोमेटिड की बात करो, नंबर ऑफ क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम, तो वो दोबारा से 1 बन चुका है। आप देखो ये एक क्रोमोसोम है, उसके सेंट्रोमियर में एक सिंगल क्रोमेटिड लगी हुई है। इसी तरह से 6 क्रोमोसोम में उसके सेंट्रोमियर में एक सिंगल क्रोमेटिड अटैच्ड है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं जहां से शुरू किया था मैं वापस वहीं आकर पहुंच गया, क्योंकि सेल साइकिल में तो वो रिपीटेड होती है, जिस पॉइंट से शुरू करो वापस वहीं पे आकर पहुंच जाओगे। तो G1 था, S फेज करवाया, G2 हुआ, उसके बाद M फेज करवाया, 2 डॉटर सेल मिले। अब उसके बाद ये वापस G1 फेज में आएंगे। तो ये और ये तो वैसे भी आइडेंटिकल है। यहां पे देख लो 2n इज इक्वल टू 6 और अमाउंट 2c है, यहां पे देख लो 2n इज इक्वल टू 6 और अमाउंट 2c है। तो दोनों तो इक्वल है, जो चीज मैंने कहा था। हमने देखा क्या, प्लॉइडी थ्रू आउट दी सेल साइकिल, एक डिप्लॉयड सेल में अगर आप देख रहे हो, माइटोसिस की बात कर रहा हूं, तो मेंटेन रह रही है 2n 2n 2n। और इसीलिए मैं कहता हूं माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं, मेंटेन रहते हैं थ्रू आउट दी सेल साइकिल, डिक्रीज नहीं होते। बट मियोसिस को मैं रिडक्शनल डिवीजन कहता हूं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 लेकर चलता और उसकी मियोसिस करवाता तो आगे जाकर वो 3 हो जाते दोनों में, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगा, वो 6 ही रहेगा। और अमाउंट 2c यहाँ पे था, डबल किया मैंने, 4c हो गया, S फेज की वजह से डबल हुआ था 4c, M फेज हुआ यानी कि मैंने उसको आधा आधा करा, यानी कि अगेन 2c हो गया। याद रखने वाली बात कि क्रोमोसोम विजिबल सिर्फ M फेज में होते हैं। ये G1 फेज और ये G2 फेज यहाँ पे जो भी मैंने ड्रॉ कर रखा है ये इमेजिनरी है, कि अगर ऐसा होता तो वो इस तरह से दिख रहे होते। M फेज हुआ होगा तब यहाँ पे वो क्रोमोसोम बने होंगे, कंडेंस होकर DNA क्रोमोसोम बना रखा होगा DNA ने, और उसके बाद अगेन वो डिवाइड होकर यहाँ पे वापस से वो लूज हो जाएंगे, यानी कि इस वाले जगह पे भी वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं दिखेंगे, वो मेरे DNA के फॉर्म में दिखेंगे। बट इस चीज को मैंने एक इमेजिनरी बना रखा है। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आई हो तो जरा हम फटाफट इसके कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ की मदद से इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि हमने अभी समझा क्या। मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए हैं, एक में मैंने अमाउंट ऑफ डीएनए को सारे फेजेस में शो करा है और दूसरे में मैंने प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स को सारे फेजेस में डिपिक्ट करा है। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डीएनए वाले को देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि G1 फेज में डीएनए का अमाउंट 2c था, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इतने टाइम तक G1 फेज चली होगी और डीएनए का अमाउंट यहाँ पे 2c है। उसके बाद आया हमारा S फेज। एस फेज में मैंने कराई डीएनए की रेप्लिकेशन। तो एस फेज के शुरुआत में, यानी कि जब G1 का एंड हुआ था और इसके पहले अमाउंट 2c था, और S जब खत्म हुआ, बाय द टाइम S फेज एंडेड द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकेम फ्रॉम 2c टू 4c, जो कि मैंने यहाँ पे देखा। तो S के शुरुआत में मैंने यहाँ पे 2c रखा है और जब S खत्म हो रही है तो उसको मैंने यहाँ पे 4c बना दिया, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे देखा था कि डीएनए का अमाउंट डबल होना। उसके बाद हमारे पास आया G2 फेज। G2 फेज का ये कुछ इस तरह का मैं देख रहा हूं और मैंने वहां पे 4c ड्रॉ किया था। और G2 फेज में अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होती, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख रखा है कि वो 4c है। तो जब तक G2 फेज चलेगी डीएनए का अमाउंट 4c ही रहेगा। बट उसके बाद अगेन मेरे पास आया M फेज, जब सेल डिवाइड हो जाएगा और अगेन मैं डीएनए के अमाउंट को 4c से आधा करके 2c बना दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने M फेज ड्रॉ करा है, इतना टाइम मेरा M फेज चलेगा और इस टाइम पे मैंने 4c से 2c लेकर आ गया डीएनए के अमाउंट को। अगर मैं रिपीट करूं तो शुरुआत में पूरे G1 फेज में अमाउंट 2c था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे उसको 2c दिखाया। S फेज के शुरुआत में, जो कि G1 फेज का एंड होगा, G1 फेज का एंड यानी कि S फेज के शुरुआत में 2c रहा था और एंड में S फेज के जब G2 फेज का शुरुआत होगा, मैं इसको कह सकता हूं, तो मेरा 4c बन गया था, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया 2c से 4c। फिर जब तक G2 फेज चली वो अमाउंट 4c ही बना रहा।
जो कि मैंने अगेन यहाँ पे दिखाया कि वो 4C से बना हुआ है पूरे के पूरे G2 फेज में। और आखिरकार मेरे पास आया M फेज, जब वो अगेन 4C से आधा होकर 2C हो गया। तो जब तक M फेज चलेगी शुरुआत में वो 4C रहा होगा और लास्ट में वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ये एक डॉटर सेल, ये दूसरा। मैंने यहाँ पे शुरुआत किया था तब एक सिंगल सेल था, एंड में 2 डॉटर सेल, और उसके बाद अगेन ये साइकिल रिपीट होगी। तो यहाँ पे आप अगेन G1 लिख सकते हो और ऐसा ग्राफ दोबारा से रिपीट करके ड्रॉ कर सकते हो। ये तो मैंने बात कर दी इसके अमाउंट ऑफ डीएनए की। अब जरा देखते हैं यहाँ पे प्लॉइडी को। प्लॉइडी बड़ा ही आसान है। G1 फेज में प्लॉइडी देखो 2n, S फेज में मैंने कहा नंबर चेंज नहीं हो रहे, यानी कि पूरे S फेज में भी उसकी प्लॉइडी 2n ही रहेगी पूरे S फेज के दौरान में। उसके बाद में आ गया G2 फेज में। G2 फेज में भी देखो प्लॉइडी मैंने लिख रखा है 2n। उसके बाद M फेज में भी प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी मैं प्लॉइडी लिखूंगा 2n। और उसके बाद मुझे मिल गए 2 डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स में भी जरा देखो ध्यान से, प्लॉइडी यहाँ पे भी मेरे 2n और 2n है। इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया कि G1 फेज में भी 2n, S फेज के पूरे टाइम में भी 2n, G2 में भी 2n और M फेज में भी 2n। अगेन रिपीट, यहाँ पे एक सिंगल सेल रहेगा शुरुआत में और एंड में 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। अब उसके बाद आप एक डॉटर सेल को लेके वापस से साइकिल को रिपीट करो। अगेन इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं G1, S, G2 और M में। तो ये हमने बात कर दी दोनों के ग्राफ की। अब जरा हम फटाफट देखते हैं माइटोसिस इन हेप्लॉइड सेल, और इस पूरे चीज को एक हेप्लॉइड सेल के लिए स्टडी करते हैं। तो अब हम फटाफट हेडिंग डालते हैं माइटोसिस इन हेप्लॉइड सेल और इस चीज को समझते हैं। अगेन यहां पे मैंने कहा सबसे पहले G1 फेज में सिंस ये एक हेप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड के मुकाबले यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। पीछे मैंने डिप्लॉइड सेल में 6 क्रोमोसोम अगर ड्रॉ किए थे तो मैं यहाँ पे 3 ड्रॉ करूंगा। और साथ ही ये चीज हमने जो पहले कहा है कि हेप्लॉइड में मैं उसको n से डिनोट करता हूँ उसके प्लॉइडी को, वेरएस डिप्लॉइड में 2n। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसके प्लॉइडी के लिए n = 3, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये तीसरा क्रोमोसोम है। और एक और चीज कि यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिप्लॉइड सेल में पेयरिंग हो सकते हैं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये एक क्रोमोसोम 2, 3। और साथ ही अगर पीछे मैंने इस वाले जगह पे 6 क्रोमोसोम बनाए थे और उसके अमाउंट को 2C कहा था, तो यहाँ पे अगर मैं 3 क्रोमोसोम बनाता हूं तो ये जाहिर सी बात है कि उसका अमाउंट C होगा। तो मैंने कहा कि n = 3 इसकी प्लॉइडी और अमाउंट है C इन G1 फेज। अगेन अब आया S फेज। S फेज में हमने किया डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके वजह से जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, C से 2C। रीजन मैं यहाँ पे देखूंगा हर एक सेंट्रोमियर में उसके साइड में एक और सिस्टर क्रोमेटिड मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे एक सिंगल क्रोमेटिड था एक सेंट्रोमियर में, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर में मैंने 2 क्रोमेटिड्स बना रखे हैं और ये मेरे सिस्टर क्रोमेटिड है। एंड यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो डिप्लॉइड के लिए होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या कहा कि प्लॉइडी अभी भी n = 3 है। यहाँ पे भी 1, 2, 3 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे भी 1, 2, 3, अभी भी 3 क्रोमोसोम है, बट अमाउंट C से बढ़कर 2C हो चुका है। एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम 2 है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम तो वो 1 होगा नंबर ऑफ क्रोमेटिड, बट यहाँ पे वो 2 है। इसके बाद हमारा आया M फेज। M फेज में हमने करी सेल डिवीजन और हमने उस एक सेल को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना दिए, जिसमें मैं ये करूंगा कि हर एक सेल को मैं बीच से, यहाँ पे इसके बीच से इसको तोड़ूंगा और हर एक क्रोमोसोम को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दोनों डॉटर सेल्स में। तो मैंने इसको यहाँ से बीच से तोड़ा और इसका एक क्रोमेटिड इस वाले सेल में, दूसरा क्रोमेटिड इस वाले सेल में। इसी चीज को इसके साथ रिपीट करेंगे एंड देन इसके साथ रिपीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अभी भी यहाँ पे 1, 2, 3 क्रोमोसोम्स है। सो n = 3। सिमिलरली इसमें भी n = 3 और अमाउंट यहाँ पे अगेन मैंने कर दिया हाफ। 2C से मैं उसको लेकर वापस चला गया C में। शुरुआत में अमाउंट C था, S फेज हुई, अमाउंट को 2C बनाया, M फेज हुआ, अमाउंट को मैं वापस C पे ले गया। एक चीज जो ध्यान देना पिछले वाले में भी और इस वाले में भी, उसके क्रोमोसोम के नेचर पे। यहाँ पे इसके क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाले थे, यहाँ उसके क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड वाले हैं, बट यहाँ पे उसके क्रोमोसोम्स अगेन सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम 1। अब इसको वापस आप रिपीट करवा सकते हो। M फेज के बाद 2 डॉटर सेल मिलकर अब इसमें से इन दोनों की वापस से डिवीजन होगी, तो आप इसको उठाकर लाओ और साइकिल को रिपीट कर दो। ये तो बात हो गई इसके स्कीमेटिक डायग्राम की। अब जरा इस ग्राफ को देख लेते हैं फटाफट। मैंने यहाँ पे कहा कि अमाउंट ऑफ डीएनए एंड फेज के लिए बनाऊंगा। सो G1 फेज में
अमाउंट ऑफ डीएनए C है। फिर आया S फेज, S फेज के शुरुआत में अमाउंट C था, S फेज एंड होते होते अमाउंट 2C बन गया, जो कि मैंने यहाँ पे C से बढ़ाकर उसको मैं 2C पे ले गया। G2 फेज में पूरे टाइम वो अमाउंट 2C मेंटेन रहेगा, मैंने यहाँ पे G2 फेज में अमाउंट 2C बनाकर रखा है। फिर हमारा आया M फेज, M फेज में हुई सेल डिवीजन और मैंने उसके अमाउंट को कर दिया हाफ, 2C से C और C बना दिया। सो M फेज के एंड होते होते वो 2C से दोबारा C में चला जाएगा। शुरुआत में यहाँ पे एक सिंगल सेल रहा होगा, अब यहाँ पे 2 सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। इसके बाद हम उसके प्लॉइडी की बात करेंगे। प्लॉइडी यहाँ पे n = 3 है, हेप्लॉइड कंडीशन। यहाँ पे भी n = 3 है, हेप्लॉइड कंडीशन। S फेज में हम उसकी प्लॉइडी को चेंज नहीं करते, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को नहीं चेंज करते। सो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n = 3, यहाँ पे भी n = 3। एंड देन M फेज में वो डिवाइड हो गए, अमाउंट उसका हाफ हो गया, बट अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन्ड है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे माइटोसिस को स्टडी कर रहा हूँ, जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें थ्रू आउट द साइकिल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। सो अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n = 3 है। सो पूरे टाइम चाहे मैं G1, S, G2 या M बोलूं, प्लॉइडी उसका n पे ही मेंटेन रहेगा। अगेन यहाँ पे शुरुआत में एक सिंगल सेल रहा होगा और एंड होते होते यहाँ पे आप 2 सेल्स बना सकते हो और इसमें से किसी भी एक को उठाओ और दोबारा से साइकिल को रिपीट कर। तो इसी के साथ हमने आज के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के सभी टॉपिक्स कर लिए हैं कवर। बट लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बोनस राउंड आप सभी के लिए, और मैं एनसीईआरटी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपने अगर 12th के चैप्टर नंबर 2 और 3 को नहीं पढ़ा है, अगर आप 11th स्टडिंग हो और आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 12th के विच आर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उनको नहीं पढ़ा है, तो ये 2 लाइनें आपको शायद समझ नहीं आई होंगी अभी तक, आप इसके डेप्थ मीनिंग को नहीं समझ पाए होंगे। और अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा है, अगर आप 12th स्टडिंग हो, तो भी शायद ही आपने उस चीज को यहां पर आकर रिलेट किया होगा। तो जरा फटाफट उन 2 लाइनों को देखेंगे और उसको रिलेट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और 3 12th के उन टॉपिक्स के साथ और अच्छे से उसको समझेंगे। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 164 के सेकेंड पैराग्राफ में जो सबसे पहली लाइन लिखी है वो ये कि इन एनिमल्स माइटोसिस इज सीन ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, यानी कि एनिमल्स के केस में उसके हेप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस नहीं होती। इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसे भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। वेयरएज इन प्लांट्स माइटोसिस इज सीन बोथ इन हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट्स के केस में माइटोसिस हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ही टाइप के सेल्स में होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसके, वो मेरे डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, और हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम रैपिड सेल डिवीजन करके उस प्लांट के ग्रोथ को कॉज करना है, और वहाँ पे वो सेल डिवीजन माइटोसिस कर रहा होता है। क्योंकि अगर मैं एक फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ, एंजियोस्पर्म्स, तो वो मेरे डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, तो उसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस करेंगे और उसके बाद उस प्लांट की ग्रोथ कॉज करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे एक डिप्लॉयड सेल है प्लांट के केस में जो कि माइटोसिस शो कर रहा है। अब हम जरा एक हेप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ पोलेन मदर सेल होते हैं जो कि सेल डिवीजन करके पोलेन ग्रेन बनाते हैं। पोलेन मदर सेल डिवाइड करते हैं और पोलेन ग्रेन बनाते हैं, इस बात को याद रखो। पोलेन मदर सेल जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है, इसमें होती है मियोसिस, और मियोसिस होके ये माइक्रोस्पोर बनाता है जो कि हेप्लॉयड होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि पोलेन मदर सेल डिप्लॉयड है और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर मैं हाफ कर देता हूं, तो यहां पे अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो मैं यहां पे हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना दूंगा। तो मैंने यहां पे अभी क्या देखा कि एक डिप्लॉयड सेल था जिसमें मियोसिस करवाई और एक हेप्लॉयड सेल बनाया। बट अब इस हेप्लॉयड सेल में, इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है, जिसके वजह से पोलेन ग्रेन बनते हैं जो कि हेप्लॉयड इन नेचर होते हैं। एक हेप्लॉयड सेल में अगर आप माइटोसिस करवाओ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा। यहाँ पे भी हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये चीज तो हमें पता ही है कि पोलेन ग्रेन हेप्लॉयड इन नेचर होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक हेप्लॉयड सेल था जिसमें माइटोसिस करवाई मैंने, जिसके वजह से मुझे सर्टेन सेल्स मिल रहे थे। तो ध्यान देने वाली बात कि डिप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है, वेयरएज हेप्लॉयड सेल में भी हम माइटोसिस करवा सकते हैं प्लांट्स के केस में। अब जरा एनिमल्स पे आ जाते हैं। एनिमल्स में मैं कहूंगा हमारे स्किन सेल्स जो कि हमारे सोमैटिक सेल है, जो कि मैंने यहाँ पे कहा था कि सीन ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, हमारे सोमैटिक सेल है और वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हम डिप्लॉयड इन नेचर हैं, तो हमारे स्किन सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे स्किन सेल्स में माइटोसिस होती है जिसके वजह से वो फर्दर नए सेल्स को राइज कर रहा होता है। तो ये कॉमन सी बात है। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिप्लॉयड सेल था जिसमें हमने माइटोसिस करवा दी और ये चीज़ पॉसिबल है। बट अब देखते हैं कि ये चीज़ हेप्लॉयड सेल के लिए पॉसिबल है कि नहीं, मैं एक हेप्लॉयड सेल में माइटोसिस करवा सकता हूँ कि नहीं।
अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि ह्यूमन मेल्स के केस में मेल जर्म सेल, कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं और उनमें सेल डिवीजन होती है और वो स्पर्म बनाते हैं। यहां पे मैंने देखा था पोलन मदर सेल, कुछ सेल्स थे जिनमें सेल डिवीजन होती है और वो पोलन ग्रेन बनाते हैं। यहां पे मैं कहूंगा कि मेल जर्म सेल कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन होती है और वो स्पर्म बनाते हैं। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि मेल जर्म सेल डिप्लॉयड इन नेचर है और अगर मुझे इससे स्पर्म बनाना है, मुझे पता है स्पर्म हमारा गैमेट है, गैमेट मेरे हैप्लॉयड होते हैं, तो अगर मुझे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है तो मुझे मियोसिस करनी पड़ेगी जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो मैंने इसकी करवाई मियोसिस और 2n से मैं इसको ले गया n में। बट अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात कि हमारे स्पर्म में कभी भी माइटोसिस नहीं होती। हमारा स्पर्म जो कि एक हैप्लॉयड सेल है वो कभी भी माइटोटिक सेल डिवीजन शो नहीं करता। यही रीजन है कि क्यों मैंने ये कहा कि इन एनिमल्स माइटोसिस इज सीन ओनली इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, हैप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस नहीं होती। ये इस बात का एक एग्जांपल है। बट एनिमल्स के केस में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि मेल हनी बी में, ध्यान रखना यहाँ पे मेल हनी बी की बात हो रही है, फीमेल की बात नहीं हो रही। मेल हनी बी में हैप्लॉयड सेल्स भी माइटोसिस शो करते हैं। इस बात का एक्सप्लेनेशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इस चीज का एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं 12th क्लास के 5th चैप्टर में, जिसमें हम प्रिंसिपल जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वहां पे एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। उस जगह पे हम इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखते हैं, उसकी प्लॉइडी देखते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को वहां पे देख रहे होते हैं। तो इस चीज के एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सेप्शन याद रखो कि मेल हनी बीज होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फीमेल नहीं, ओनली मेल, जिसके हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे एनिमल सेल्स में माइटोसिस सिर्फ उसके डिप्लॉयड सेल्स में होगी, वेरएज प्लांट्स के केस में माइटोसिस उसके हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में होगी। तो आज के लेक्चर में हमने सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन पे बात करी। हमने इंटरफेज को पढ़ा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज, इन सबको हमने डिटेल में देखा। हमने उसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में जाना। हमने ये पढ़ा कि उनमें चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। हमने ये देखा कि प्लॉइडी वेरी कैसे करती है थ्रू आउट द सेल साइकिल। हमने फेजेस के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझा और हमने एंड में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है इनको देखा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई हो। आप बिल्कुल इन सारी चीजों के प्रॉपर नोट्स बनाना, नोट्स बनाने बिल्कुल मत भूलना। मैं रिपीट करूंगा, चैप्टर 1 सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अब शुरू हुई है। रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आ चुका है, हमें ये बात पता है। 11th क्लास में जो सिलेबस है उसके टर्म 1 से सेल साइकिल को उन्होंने रिमूव कर दिया है और सेल साइकिल को उन्होंने टर्म 2 में डाला है। टर्म 1 हमें पता है हमारे नवंबर दिसंबर में होने हैं, बट स्टिल मैं इस टाइम पे सेल साइकिल को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने जैसा कहा था पहले कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक्स के लिए। तो आप ऐसा मत सोचना कि सेल साइकिल सर अभी पढ़ा रहे हमारे टर्म में नहीं आ रहा, ऐसी बात बिल्कुल मत सोचना। हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम, इन सभी चैप्टर्स के लिए सेल साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपको चैप्टर 2-3 पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मैं सही कह रहा था। इस चीज को मैं बार बार वहां पे रिलेट कर पाऊंगा, वहां पे चीजें मुझे एक अलग लेवल पे समझ आएंगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम माइटोसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज होते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि वहां पे साइटोकाइनेसिस होता है। वहां पे भी मैं सभी फेजेस के ड्यूरेशन को देखूंगा, कौन ज्यादा टाइम तक, कौन कम टाइम तक। मैं वहां पे उनके चेंजेस को स्टडी करूंगा कि कौन से फेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड लास्ट में उस वाले लेक्चर में हम उसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है एक सेल के अंदर में। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप इन वीडियोस को बिल्कुल बड़ा वाला लाइक करना और इन्हें शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब करना ताकि इस चैनल और आपकी, हम दोनों की म्यूचुअल ग्रोथ हो। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय।